हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैराज एजुकेशन। कैसा चल रहा है प्रिपरेशन भाई? आज मैं झारखंड सीजीएल 2022 का पेपर 1 को डिस्कस कर रहा हूं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट। ओके, यानी कि हिंदी भाषा ज्ञान। आप लोग को अच्छे से पता है कि पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश भाषा से 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें से क्वालिफाइंग पेपर है यह और 30% लाना जरूरी है, अदरवाइज कॉपी आगे जांच नहीं होगा। वीडियो का यह पार्ट नंबर 4 है। आप लोग पार्ट 1, 2 और 3 जाकर रिवाइज कीजिए। हिंदी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्ट भर भर के उसमें दिया गया है, मज़ा आ जाएगा आप लोग को। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अगर आपका फीडबैक कोई है तो आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर 1 का पार्ट नंबर 4, हिंदी भाषा ज्ञान। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। पूरा हिंदी पढ़ लिए, पता चला कि हिंदी दिवस ही पता नहीं है। हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर को ऐसा क्या हुआ गया भाई? तो 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, यानी कि भारत की राष्ट्रभाषा है। गलती बोला ना? देखिए, जानबूझ के मैं यहाँ से बोला क्योंकि सब लोग यही समझते हैं कि हिंदी जो है से भारत का राष्ट्रभाषा है। ध्यान दीजिएगा, भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत का जो हिंदी है राजभाषा है। राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर हम भारतीय संविधान के बारे में बात करें, आर्टिकल 343(1) के अनुसार, तो हिंदी को राजभाषा बोला गया है, राष्ट्रभाषा नहीं, यानी कि इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और हिंदी का लिपि क्या होता है? देवनागरी, पता है ना। और इंग्लिश का रोमन होता है। भारत में जो हिंदी बोलने वाले पीपल है लगभग आप देखिएगा 46% है, ठीक है। क्या है? 46% लोग जो है से हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश बोलने वाला की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, 0.02% है इंग्लिश, प्योर इंग्लिश बोलने वाले। समझ गए? तो ये सब चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी चीज़ डिस्कस कर देता हूँ। 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 14 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस यानी कि नेशनल एनर्जी डे मनाते हैं। आई होप कि समझ में आ चुका होगा, भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं हिंदी दिवस। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन और बताता हूँ। हम लोग विश्व हिंदी दिवस ही मनाते हैं और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसको याद रखिएगा, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। 1975 से शुरू हुआ था विश्व हिंदी दिवस। हम लोग जो मना रहे हैं वो 1975 से शुरू हुआ था। विश्व हिंदी दिवस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार का द्योतक शब्द जो है उसको क्या कहते हैं? तो इसको संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है, ठीक है, तो उसको सर्वनाम बोलते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे लोग, ये सब जो है क्या है? सर्वनाम है। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे वह एक बहुत बुद्धिमान बालक है, तो बुद्धिमान क्या हुआ? उसमें बुद्धिमान हुआ विशेषण, जो कि बालक के बारे में बता रहा है, उसका क्वालिटी के बारे में। विशेष से क्या होता है? देखिए, विशेष यही होता है, जैसे बालक हुआ ना, विशेषण और विशेष्य, तो बुद्धिमान बालक, तो बुद्धिमान विशेषण होता है, विशेष से होता है जो बालक हो गया, ठीक है, तो विशेषण होता है। और उपमेय उपमान भी इसको कहीं कहीं बोला जाता है, अगर आप थोड़ा सा आपको आइडिया हो तो, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग योर आंसर इज संज्ञा, ठीक है। संज्ञा, संज्ञा हिंदी में तो देखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में 5 प्रकार का होता है संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। मेला किस तरह का संज्ञा है जानते हैं आप लोग? मेला, बाजार वगैरह, बताइए तो जरा, देखते हैं रिवीजन हो रहा है या भूल चुके हैं, पढ़ा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सही वर्तनी। वर्तनी मतलब अच्छा सा लिखा गया शब्द कौन है? पूज्य, पूज्य ऐसे, या पूज्य, या पूज्य। तो सही आंसर देखिए पूज्य है। ऐसे कुछ कुछ सही शब्द लिखा गया है, बहुत लोग गलत भी लिखता है इसको। तो ऐसे लिखा जाता है, प में दीर्घकार होता है और ज या हलंत होता है, पूज्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यह स्लाइड है, देखिएगा कुछ कुछ शुद्ध है और अशुद्ध वाक्य है। देखिए युधिष्ठिर ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं। साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक नहीं। तात्कालिक होता है, तत्कालिक नहीं। उज्ज्वल, एक उज्ज्वल देख लीजिएगा, उज्ज्वल बहुत लोग गलत लिखता है, देखिए गलत है। उज्ज्वल जो है से उ ज व यहाँ से वैसे लिखाता है, ठीक है। उज्ज्वल कहीं भी पूरा ज नहीं होता है। अपराह्न ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं। आशीर्वाद ऐसे, या ध्यान दीजिए, आशीर्वाद गलत मत लिखिएगा, स पर रेप करके दे देगा लेकिन व पर रेप लगता है। ऊर्ध्वद लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, बड़ी ऊ की मात्रा, छोटी वाला नहीं होता है। बात समझ में आ चुका है? तो ये गलत है, ये सही है, ठीक है। तो इस तरह स्लाइड को देख लीजिएगा, अच्छा से समझ लीजिएगा। युधिष्ठिर में तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा, युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर बोलते हैं, तत्पुरुष समास है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बीच में आते जाएगी मैं बताते जाऊंगा। मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, भर भर की इन्फॉर्मेशन हर एक स्लाइड में दूंगा। क्वेश्चन करने के लिए एक रहेगा, बट आपको हम नॉलेज से भर देंगे, ठीक है, एक स्लाइड को। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो शुद्ध वर्तनी जो होता है क्या होता है? व्यवहारिक। व्यवहारिक क्या होता है? व्यवहारिक मतलब बोलता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लड़का है, ठीक है, व्यवहारिक है, ठीक है।
तो व्यवहारिक कैसे होता है, बाकी सारा गलत है, देख लीजिएगा, सही चीज़ पर ध्यान दीजिए, गलत चीज़ मत देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हंस का पर्यायवाची शब्द लिखना है। क्या चीज? हंस का पर्यायवाची। तो हंस का पर्यायवाची क्या होता है? तो हंस का पर्यायवाची होता है आपका, देखिएगा, मराल। क्या होता है? मराल। तुरंग माने घोड़ा होता है, भुजंग मतलब सांप होता है, सारंग मतलब मोर होता है। ठीक है, तुरंग मतलब घोड़ा, भुजंग मतलब सांप, और मराल मतलब हंस, और सारंग मतलब मोर। सबका मीनिंग देख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। वन का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो वन का पर्यायवाची क्या हो गया? कानन होगा वो पर्यायवाची। बाकी विटप, वृक्ष और जो पेड़ है वो सब, इस सब अपने आप में पर्यायवाची है। मतलब पेड़ और जो वृक्ष होता है, तरु जिसको बोलते हैं, ठीक है, तरु मतलब ही पेड़ होता है, ये सब क्या है? ये सब पर्यायवाची है। ठीक है, वन कानन होता है, जंगल जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग एक वर्ड बता सकते हैं, अरण्य मतलब क्या होता है? अरण्य, अरण्य मतलब क्या होता है? बताइए तो जरा, कमेंट बॉक्स में बताइए, अरण्य का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। शबनम शब्द के अर्थ को का मतलब मीनिंग बताना है आपको। शबनम का क्या अर्थ होता है? तो शबनम का अर्थ होता है ओस। चांद तारे फूल शबनम, सुने हैं ना? तो वहाँ पे चांद तारे फूल शबनम, उसको ओस से तुलना किया है। ओस जब गिरता है तो बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है, तो उसको ओस को बोलते हैं हम लोग शबनम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। स्वयंभू का अर्थ बताना है। स्वयंभू का अर्थ होता है स्वतः उत्पन्न। क्या होता है? स्वतः उत्पन्न, जो खुद से उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वयंभू। नेक्स्ट है कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। एक क्वेश्चन में कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री, और कवित्री सही में ऐसा ही पूछा जा सकता है, कव इत्री लिखाता है ना, कव इत्री, याद रखिएगा, इसको पूछा सकता है सही वर्तनी। तो कव इत्री, कवित्री मतलब पोएटिस। ठीक है, समझ चुके हैं? तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। जो सब संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आ गए हैं, आके आ गए हैं, ले लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें तत्सम कहते हैं। मैं पढ़ा चुका हूँ ना, पिछला वीडियो में पढ़ा चुका था कि जो सब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में वैसे ही ले गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं तत्सम। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्या होता है, जो हम लोग उसको थोड़ा चेंज करके लेते हैं, उसको बोलते हैं तद्भव शब्द। और जो हमारा देश का होता है उसे देश है, जो विदेश से लिया गया है उसको विदेशी शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तत्सम शब्द बोला जाता है, जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। स्लाइड को देख लीजिएगा अच्छा से, कुछ कुछ तत्सम है, कुछ तद्भव है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा, अश्रु, इसका तद्भव आंसू होता है। ठीक है, कज्जल का काजल होता है। थोड़ा सा पॉज करके ना पढ़ लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, डिस्कस करने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अर्थ का आधा होता है, बस यही तरह है। ग्रामीण का गंवार होता है। ठीक है, तो इस तरह से गंवार किसी को बोलते हैं तो उसको मत बोलिएगा कि ऐसा गंवार बोल दिया, वो तद्भव रूप है ग्रामीण का। ठीक है, समझ चुके हैं? जैसे घृणा का घिन होता है, इस तरह का चीज़। ठीक है, तो कार्य का काज होता है, तो ये सब तत्सम और तद्भव है। कपूर में डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड में, कपूर का कपूर होता है। तो ये सारा चीज़ देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, थोड़ा सा पॉज करके ना पढ़ लीजिए अच्छा से। ठीक है, तत्सम जो ज्यों का त्यों होता है, तद्भव कुछ परिवर्तित करके लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव देखिए, नासिका, परीक्षा, कंटक, इस सारा जो है से क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। बट कान जो है से तद्भव है। अब कान तद्भव क्यों है? कान तद्भव इसीलिए है क्योंकि यह कर्ण से बना है। कान, कर्ण है से तत्सम है, और कर्ण से कान बना था, तो ये तद्भव हो गया। बात समझ में आ रही है? बताया था ना कर्ण, कर्ण के बारे में महाभारत में, वही कर्ण है। अधिरथ और जो राधा थे उनका दत्तक पुत्र थे। ठीक है, चलिए, दत्तक मतलब गोद लिए हुए पुत्र होते हैं। अंतरंग का विलोम शब्द बताना है आपको। तो अंतरंग का होता है वही रंग। क्या होता है? वही रंग होता है विलोम शब्द, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है अथ का विलोम बताना है। तो अथ का मतलब होता है स्रोत, प्रारंभ। क्या होता है? प्रारंभ। तो अथ का होता है प्रारंभ। तो प्रारंभ का क्या होता है? अंत। प्रारंभ का अंत। तो अंत का मीनिंग देगा इति। क्या होता है? इति। ठीक है, आप लोग इतिहास पढ़े हैं? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, सुनिए थोड़ा। आप लोग पढ़े हैं इति, इति प्लस हास। इति का मतलब होता है अंत, अभी पढ़ा ना आपने। इति का मतलब होता है अंत, और हास मतलब होता है कहानी। जिस कहानी का अंत हो चुका है उसी को इतिहास कहते हैं, यानी कि बीती हुई कहानी को। तो इति को, इतिहास मतलब होता है अंत कहानी, यानी कि बीती हुई कहानी को इतिहास बोलते हैं। समझ चुके हैं? तो यही इति है। ओके, समझ चुके हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। रुपया पैसा में कौन समास है? तो रुपया पैसा में द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास पता है ना, जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। रुपया पैसा, ठीक है, द्वंद्व समास, दोनों पद, और इन लोग के बीच में जो विभक्ति चिन्ह होता है, जैसे और, तथा वगैरह, उसका लोप हो जाता है ना। जैसे रुपया पैसा हो गया, भाई बहन हो गया, थाली लोटा हो गया, दिन रात हो गया। बात समझ में आ रही है?
तीसरा में क्या होता है, इस सब में द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास कौन होता है, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे त्रिभुवन हो गया, त्रिफला हो गया, क्या हो गया आगे, क्या वो फिर बोलते हैं चौराहा हो गया। तो इस तरह होता है द्विगु समास होता है। अव्यय भाव समास, जिसका पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, क्या होता है, अव्यय है। और इसमें ये भी बोला जाता है कि जो इसमें क्या होता है, पूर्व पद जो है से प्रधान होता है अव्यय भाव में, ठीक है। जैसे यथाशक्ति हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रतिदिन हो गया, समझ चुके हैं। तो इस तरह चीज को अव्यय भाव बोलते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष बोलते हैं, ठीक है। जैसे शरणागत हो गया, ठीक है, क्या हो गया, शरणागत, शरण को आगत। तो ये होता है आपका तत्पुरुष समास। तो समझ में आ चुका होगा। आंसर आपको रुपये में द्वंद्व समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आ ही गया, यथाशक्ति में कौन समास है, तो यथाशक्ति में अव्यय भाव समास होता है। क्या होता है, अव्यय भाव समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, देखिए बहुब्रीहि समास जो होता है कि अगर उसका जो अगर समासिक पद जो है से पूरा मिलाकर जो क्या करे, एक नया चीज को अर्थ बताए, क्या बताए, नया चीज को। जैसे पीताम्बर हो गया, तो पीला है वस्त्र, जिसे समास विग्रह करने के बाद कोई नया मीनिंग दे, उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे बताए ना, पीला है वस्त्र जिसके, अर्थात विष्णु, क्या होगा, अर्थात विष्णु। समझ में आ चुके हैं। तो उनको बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। पीताम्बर हो गया, नीलांबर हो गया, बात समझ में आ रही है। तो ये सारा चीज में होता है बहुब्रीहि समास। जो देख समासिक पद करने, समास विग्रह करने के बाद कोई और मीनिंग को दिखाएगा, वहाँ होता है बहुब्रीहि। कर्मधारय समास आप लोग को बताए थे ना, इसका डेफिनेशन बताइए। जैसे नील कमल वगैरह बहुत एग्जाम्पल बताया था, क्या होता है, नील कमल बताया था ना, कि एक में जो विशेषण और विशेष्य का जो क्या होता है रिलेशन होता है, एक पद विशेषण दूसरा विशेष्य हो तो वहाँ कर्मधारय होता है। जैसे नील कमल, नीला क्या है, एक विशेषण है, कमल क्या है, एक विशेष्य है, तो इस तरह से क्या होता है, नील कमल हो गया, ठीक है। गगनचुंबी, क्या हो गया, गगनचुंबी, उसमें भी कर्मधारय समास है, गगन को चूमने वाला। समझ में आ चुका है ना। तो देख रहे हैं क्वेश्चन एक है, लेकिन मैं बहुत सारा चीज़ को डिस्कस कर दे रहा हूँ, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। समझ चुके हैं। तो ये पार्टिकुलर क्वेश्चन जो था उसका आंसर हो गया अव्यय भाव समास, क्योंकि पहला पद यथा यव्य है। यथा मतलब यथाशक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ठीक है, समझे ना। भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है, कहने का मतलब है कि जो सारा वर्ड है एक जैसा है, तो उसमें अलग कौन है, लोचन, नयन, चक्षु। तो इशारा का मीनिंग आंख होता है, क्या होता है, आंख या नेत्र बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। इशारा क्या है, तो जलज क्या होता है, जलज होता है, इसका मतलब होता है कमल, क्या होता है, कमल। ध्यान दीजिएगा, जलज की बात कर रहा हूं, जलद की बात नहीं कर रहा हूं, जलद। जलद का मतलब होता है बादल, मेघ। बात समझ में आ रही है, समझते चलिए। क्वेश्चन आ चुका है और आएगा, बात समझ में आ गया। तो ये देखिए जलज हो गया आपका, पंकज जलज सरोज बोलता था मैं, तो जब हिंदी रटता था बचपन में ठीक है, तो पंकज जलज सरोज इतना ही हमको मेरा तो फिंगर टिपे रहता था, ओके। तो बाकी नयन, नेत्रलोचन भी एक दूसरे का क्या है, साइनोनिम्स है, यानी कि पर्यायवाची शब्द है, तो इसको भी याद रखिएगा। जलज और जलद दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जलद मतलब बादल, जलज मतलब कमल, ठीक है। पंकज भी होता है, सरोज भी होता है। समझ चुके हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। फिर से भिन्नार्थक शब्द, यानी कि थोड़ा सा अलग मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है। व्योम, नभ, गगन और तल। तो देखिए सब जो होता है से क्या बोलते हैं, व्योम, नभ और गगन सब होता है आसमान का पर्यायवाची है, क्या है, आसमान का। इस तरह देख रहे होंगे। तो तल क्या होता है, तल मतलब होता है जमीन, क्या होता है, जमीन। ये सब मतलब आसमान होता है, ठीक है। तल मतलब जमीन होता है, थोड़ा सा अलग कवर हो गया, तो आपका आंसर तल हो गया। तल मतलब जमीन, ठीक है। चलिए, वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, उस बेला मतलब होता है समय, बेला मतलब समय, ठीक है। तो उस बेला को क्या बोलते हैं, तो उस बेला को बोलते हैं गोधूली। पता चला, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यह, गोधूली। गोधूली किसको बोलते हैं, जब शाम को गाय वगैरह चल के आती है तो देखे होंगे कि उनके चरण से बहुत सारा धूल उड़ता है, तो उसको बोलते हैं गोधूली का बेला हो गया। बेला मतलब समय, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। जंगल में लगी आग को क्या बोलते हैं, तो जंगल में लगी आग को बोलते हैं दावानल, ठीक है। जठरानल क्या होता है, बताया था ना, पेट में लगी आग को जठरानल, जठराग्नि बोलते हैं। बड़वानल क्या होता है, बड़वानल मतलब होता है आपका समुद्र में लगी आग, किस में, समुद्र, यानी कि सी में लगी आग को हम लोग बड़वानल बोलते हैं। कामानल मतलब एक तरह का कलंक होता है, ठीक है, क्या होता है, कलंक। और आंसर आपका दावानल हो गया। जंगल में लगी आग को दावानल, पेट में लगी आग को जठरानल, और समुद्र में लगी आग को बड़वानल कहते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ आग याद रखिएगा। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। क्यों, संयुक्त में बताया था कि और क्या होगा, और
और क्या बोलता है कि और होता है परंतु वगैरह से, तथा से, ये सब से जब दो जो है से सरल वाक्य ऐड होता है तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है, बताया था ना। तो वही हो गया। तो यहाँ पे परंतु क्या है, सत्य बोलो और कटु सत्य न बोलो, दोनों को कनेक्ट कर रहा है परंतु। तो यहाँ क्या हो गया, दो वाक्य मिल गया, यानी कि मिल गया, संयुक्त हो गया, तो उसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं। सरल वाक्य के बारे में बताया था ना, जिसमें एक ही कर्ता और एक ही मतलब एक ही कर्ता होता है, एक ही क्रिया होता है, ठीक है। और जिन तो एक ही कर्ता, उद्देश्य भी एक ही और विधेय भी एक ही होता है, तो वहाँ पे भी सरल वाक्य होता है, ठीक है। यानी कि एक सब्जेक्ट, एक वर्ब वगैरह, एक विधेय होता है, तो मतलब होता है ना, तो वहाँ पे हम लोग जनरली सरल वाक्य बोलते हैं। जहाँ पे और, तथा, परंतु, किंतु, ये सब वर्ड देखिएगा, समझिएगा संयुक्त वाक्य है। और एक वाक्य आता है मिश्र वाक्य, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। मिश्र वाक्य में देखिएगा कि मित्र लिख रहा हूँ। मिश्र वाक्य में होता क्या है कि जैसे कि मैं ज्यों ही आया त्यों ही वर्षा होने लगी, तो इस तरह के वर्ड अगर मिलेगा, वह जो आया वह गया, इस तरह का, यानी कि एक वाक्य क्या हो, आश्रित हो, और एक वाक्य क्या हो, मुख्य हो, तो वहाँ पे जनरली देखिएगा तो मिश्र वाक्य होता है। बात समझ में आ चुका है। जो वाक्य में दो खंड होगा, एक आश्रित होगा अब एक मुख्य होगा, एक का मीनिंग नहीं निकलेगा दूसरे के बिना, तो वहाँ समझ जाइएगा कि मिश्र वाक्य होगा। तो मीनिंग निकाल कर देख लीजिएगा, समझ में आ चुका है। तो तीन तरह का वाक्य हो गया। चलिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य डिस्कस कर दिया। फॉर द टाइमिंग आंसर आपका संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि परंतु से जुड़ा हुआ था, ठीक है, वाक्य। और हाँ, एक चीज़ और समझ जाइएगा इस संयुक्त वाक्य के बारे में। संयुक्त वाक्य जो दोनों जो वाक्य होगा, सत्य बोलो और कटु सत्य न बोलो, दोनों का अपना खुद का मीनिंग निकल जाता है। बात समझ में आ रही है। सत्य बोलो मतलब बोलो, देखिए इसका मीनिंग निकल रहा है, और कटु सत्य न बोलो, ठीक है, इसका भी अपना मीनिंग निकल जाता है। तो संयुक्त वाक्य में दोनों का मीनिंग निकल जाता है, ऐड होता है परंतु से, लेकिन दोनों का अलग अलग मीनिंग निकालिएगा तो निकल जाता है, ठीक है, किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है। समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, स्लाइड खाली कैसे रह गया। चलिए, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। तो रघुपति राघव राजा राम में देखिएगा, ठीक है, कि बार बार र वर्ड की मतलब वर्ण की आवृत्ति है, तो यहां से क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार। क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। चलिए, अनुप्रास ये है शब्दालंकार का भेद है। शब्दालंकार का टोटल 3 भेद होते हैं, मालूम है ना। अनुप्रास होता है, श्लेष होता है और यमक होता है। क्या होता है, यमक। ये होता है शब्दालंकार। डिस्कस करूंगा कभी डिटेल में, अभी तो मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। तो अनुप्रास, श्लेष और यमक जो होता है से शब्दालंकार के भेद है। फॉर द टाइमिंग रघुपति राघव राजा राम में बार बार र वर्ण की आवृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है। चलिए, एक अलंकार और आएगा, टेंशन मत लीजिए। जहां शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ यमक होता है। क्वेश्चन तो थोड़ा सा ना जनरली यहाँ पे अनुप्रास नहीं दिया ना, तो बच्चे लोग क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर अनुप्रास देता ना तो लोग इसको क्या करते हैं, कन्फ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि बोलता कि बार बार शब्दों की आवृत्ति है, बार बार आ रहा है, इसका मतलब अनुप्रास लगाओ और भागो। आगे भी पढ़ो भाई, उनका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अर्थ अलग अलग निकलेगा, ठीक है। अभी बताऊंगा थोड़ा एग्जाम्पल, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे वैसा होता है कि वर्णों की आवृत्ति होता है, बार बार आता है, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कनक कनकती सौगुनी, मादकता अधिक है, सुने हैं, तो वहाँ पे यमक अलंकार है, ठीक है। क्या है, यमक अलंकार। समझ चुके हैं, इसका आंसर हो गया। चलिए इसको डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा। देखिए जैसे माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, कर का मन का फेर, ठीक है। तो एक तरह से क्या होता है, से एक मन का मन क्या होता है, एक मन का मतलब होता है मोती, ठीक है, या माला होता है। तो कर का मन का डारी दे, कर का मन का फेर, मन का मतलब मन की भावनाओं से रहे, तो ये 2 वर्ड है और अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। मन का मन एक तरह का माला भी होता है, ठीक है, मोती वगैरह, ठीक है। तो कर का मन का डारी दे, कर का मन का फेर, तो एक मन का होता है क्या, मन का भावनाएं। तो 2 मन का वर्ड तो है, लेकिन मीनिंग क्या है, सेम है वर्ड, लेकिन मीनिंग उसका अलग अलग है, ठीक है। तो वहाँ पे हो गया काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। तो एक घटा क्या होता है, एक घटा मतलब होता है बादल, अब एक घटा मतलब कम हो जाना, तो 2 हो गया। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती एक बेर फल हो गया, एक मतलब यहाँ पे इस बेर का मतलब होता है समय, और बेर एक फल हो गया। बेर का अंग्रेजी जानते हैं, प्लम होता है, PLUM, थोड़ा सा आइडिया रखिएगा ना। समझ चुके हैं। 3 बेर वह खाती थी, 3 बेर वह खाती थी, 3 बेर वह खाती है। समझ चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पे जहाँ समझ चुके हैं ना, बार बार शब्दों या वर्णों की आवृत्ति होता है, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, यमक अलंकार कहलाता है। समझ चुके होंगे। यमक, श्लेष और अनुप्रास तीनों जो है शब्द अलंकार है, ठीक है। चलिए, अनुप्रास का मतलब जानते हैं, अनु और प्रास। अनु मतलब होता है बार बार, प्रास मतलब आवृत्ति, आना, तो जो बार बार आता है उसको अनुप्रास कहते हैं। थोड़ा सा मीनिंग भी जानिएगा।
ऐसे पूछ दे अनु मतलब क्या होता है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा समझिए। श्लेष अलंकार वही होता है जब एक बार शब्द आया उसका भिन्न भिन्न अर्थ हो। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक है। पानी का एक मतलब होता है चमक, एक मतलब होता है, एक इज्जत होता है, एक जल होता है, ठीक है। तो यही अलग अलग अर्थ दे रहा है, तो श्लेष अलंकार हो गया। एक रूपक अलंकार देख लीजिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, फिल्म देखे हैं राम रतन धन पायो। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एक चीज़ की तुलना क्या किया जाता है, एक चीज़ की तुलना दूसरे से कर दी जाती है, ठीक है। क्या की जाती है, एक चीज़ की तुलना दूसरे से कर जाती है। जैसे राम रतन को ही धन जो है से समझा दिया गया है, क्या किया गया है, राम रतन को ही धन समझा दिया गया है। तो इस तरह से तुलना में रूपक अलंकार होता है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी सब में पढ़ा चुका हूँ रूपक अलंकार को, समझे। तो मैंने राम रतन धन पायो, धन जो राम रतन को ही धन कह दिया गया है, तो वहां पे रूपक अलंकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको एक विभक्ति चिन्ह बताना है। क्या बताना है, विभक्ति चिन्ह। गरीबों को वस्त्र दो, इस वाक्य में कारक बताना है। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक है, इसमें क्या होता है, कर्म कारक। रटे हैं ना, कर्ता ने कर्म को, करण से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए इस तरह विभक्ति चिन्ह सारा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, ज़्यादा टफ होता नहीं है, पता होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, हेतु या निर्मित के वास्ते, यानी कोई चीज़ के वास्ते आपका है तो हो गया संप्रदान। आपादान से अलगाव बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज कर जाइएगा करण से और आपादान में। तो ध्यान दीजिएगा, जब अलगाव यानी कि बिछड़ाव का भावना होगा, क्या होगा, बिछड़ाव की भावना होगा, तो वहाँ पे आपादान कारक होगा। जैसे पेड़ से पत्ती गिरता है तो पत्ती पेड़ से क्या हो रहा है, जुदा हो रहा है, अलग हो रहा है, तो वहाँ पे आपादान कारक होगा, करण नहीं होगा। बस समझ में आया ना। तो आपादान थोड़ा सा और जो करण होता है कन्फ्यूजन दोनों में नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों समझा दिया, बिछड़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा, क्या चीज आपादान कारक होगा। संबंध कारक में काके की रारे हो रही होता है, नाने नहीं होता है, और अधिकरण में होता है ना, भीतर या ऊपर, ठीक है, तो अधिकरण होता है। और संबोधन होता है हे हो अरे ए रे, ठीक है। तो इस तरह संबोधन होता है। संबोधन मतलब संबोधन करने के लिए यूज करते हैं, हे हरे हो ऐसे करके, ठीक है, समझ चुके हैं। तो विभक्ति चिन्ह सारा याद होना चाहिए। आपादान पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको याद रखिएगा ना, बनता है, क्योंकि से करण और इसमें कन्फ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर का यहाँ पे फेवरेट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। फॉर द टाइम बीइंग आपका आंसर हो गया कर्म कारक, ठीक है, कर्म करता। देखिए इस विभक्ति चिन्ह है ना, गरीबों को वस्त्र देना है तो कर्म कारक हो गया। और चिन्ह देख लीजिए यहाँ पे कर्म को था ना। चलिए आई होप क्लियर हो गया, देख लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जो यह क्वेश्चन है तो बताना है कि कौन सा असंगत है, यानी कि कौन गलत है, क्या है, कौन गलत है। तो अजय अनिल का मित्र है, तो का आ गया संबंध कारक, बिल्कुल सही है। पीछे देख लीजिएगा थोड़ा स्लाइड को, फिर इसके बाद बनाइएगा। आज पिताजी घर पर ही हैं, तो पर क्या है, पर, तो अधिकरण आया, में पर अभी पढ़ाया था ना, अधिकरण कारक। पिता ने पुत्र को बुलाया, कर्ता ने कर्म को, लेकिन यहाँ पे अन्य नहीं था, पिता ने पुत्र को बुलाया, किसको, पुत्र को बुलाया, तो यहाँ पे कर्म कारक हो गया। क्या होगा, को है, नहीं ना, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। तो क्या हो गया, पिता ने पुत्र को बुलाया, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म आ गया, सही है। अरे लड़कों खेलना बंद करो, आपादान कारक लिख दिया, तो गड़बड़ कर दिया। आपादान में भी मैं तुरंत अभी बताया था, देखिए थोड़ा सा पीछे देख लीजिए। आपादान क्या था, आपादान अलगाव के लिए था, और यहाँ पे हे हो अरे करके तो संबोधन होना चाहिए था ना, लेकिन इसको क्या बोल रहा है, इसको आपादान बोल रहा है, तो ये आपका गलत हो गया। तो जो असंगत है उसी को आपका सही आंसर लगाना था, तो गड़बड़ है, तो आपका आंसर यही हो गया। समझ में आ चुका है, सारा चीज़ देख लीजिएगा, ज़्यादा टफ नहीं होता है, थोड़ा सा याद रखिएगा तो आराम से बन जाएगा। मनोरम का संधि विच्छेद बताना है आपको, तो मनोरम का संधि विच्छेद होता है मनः प्लस रम, क्या होता है, मनः प्लस रम, और इसमें विसर्ग संधि है, क्या है, विसर्ग संधि है, क्योंकि विसर्ग आ रहा है ऐसे, ठीक है ना, विसर्ग। आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, जो आपका इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा गया है, क्या बोला गया है, अयोगवाह, किसके द्वारा, आचार्य कौन थे, नाम भूल गया क्या, आचार्य किशोरी दास शुक्ल, AKS, ठीक है। आचार्य किशोरी दास शुक्ल के द्वारा जो आपका ये अनुस्वार दिख रहा है और विसर्ग, इसको अयोगवाह कहा गया है। इस चंद्र बिंदु को मैं बार बता चुका हूँ, इसको अनुनासिक बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अनुनासिक। तो संधि विच्छेद क्या हो गया, मन प्लस रम, मनोरम, ठीक है। इसमें विसर्ग संधि है, याद रखिएगा। संधि 3 तरह का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है पराधीन में संधि विच्छेद बताना है। तो पराधीन में क्या हो गया, पर जोड़ आधीन, इसमें कौन सा संधि का है बताइए तो, पर अ जोड़ आया और प्लस में आ, अ जोड़ आ मिलकर परा, आ ही ना आया तो क्या हो गया, आ बना तो मैं बताया था ना, आ जाए, बड़ी आ जाए, बड़ी आ जाए तो वहाँ पे दीर्घ संधि होता है। तो पराधीन में दीर्घ विसर्ग, दीर्घ संधि है, सॉरी विसर्ग नहीं, दीर्घ स्वर संधि है। स्वर संधि के टोटल 5 प्रकार बताया था ना, तो वही 5 प्रकार में से एक दीर्घ संधि होता है, तो वही इसमें है। बड़ी ऊ, बड़ी ई, आ जाएगा कहीं पे, समझ जाइएगा कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका दीर्घ संधि है। तो पराधीन में दीर्घ संधि है, इसका संधि विच्छेद हो गया पर जोड़ाधीन। संधि का संधि विच्छेद बताया था ना कि भूल गए, संधि का संधि विच्छेद नहीं भूलना है, सम जोड़ धी, ठीक है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूं, आप लोग समास का संधि विच्छेद करिए कहिएगा कि समास का संधि करवा दे रहा है प्राणी समास का संधि करके बताइए, समास का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पर जोड़ाधीन हो गया, आप लोग देख लीजिएगा, दीर्घ स्वर संधि इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है तरह तरह के अनुभव प्राप्त करना। बहुत इंटरेस्टिंग है। और लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था थाली का बैगन, क्या पूछा था, थाली का बैगन, तो किसी ने आंसर दिया ही नहीं, चलिए हम भी बता देते हैं। थाली का बैगन होता है कि पूरा दल बदल टाइप का आदमी, ठीक है, यानी कि जिधर देखा मौका उधर ऐसे लुढ़क गया, ठीक है, जिसको बिना पेंदी के लौट आप लोग बोलते हैं ना, कि बिना पेंदी के जिधर जिधर मन किया उधर लटक गया, ठीक है, मतलब उलट गया, बात समझ में आ रही है। तो उसी को थाली का बैगन कहते हैं। आयाराम गयाराम वो काली होता है। जैसे कि इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग समझ सकते हैं कि जो 10th शेड्यूल है हमारा संविधान में, याद है 10th शेड्यूल 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में दल बदल कानून को क्या किया गया था, निषेध किया गया था, याद आ रहा है ना कुछ 1985 में। तो लोगों को रोका जाता है, तो उसी तरह से दल बदल वाला तरह का आदमी होता है ना, उसी को थाली का बैगन कहते हैं, ठीक है, कभी इस थाली में तो कभी उस थाली में। बात समझ में आ चुका है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ था। बाकी एक पॉलिटी भी पढ़ा दिया मैं ना, 10th शेड्यूल 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में दल बदल कानून है, ठीक है, दल बदल कानून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यही तो तरीका है यार सही से पढ़ने का, ठीक है, बीच बीच में कुछ चीज़ यार नया नया सीखते रहो। ये ऐसा थोड़ी है कि हिंदी पढ़ते रहे हैं तो पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे यार, एक आध दो अगर क्वेश्चन आता है तो पढ़ लेना चाहिए, क्या हो जाएगा, ठीक है, कोढ़िया थोड़ी फूट जाएगा, थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा। आ बैल मुझे मार का क्या अर्थ होता है, तो आ बैल मुझे मार का अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ठीक है। तो बैल को मत बोलिएगा कि आ बैल मुझे मार, ठीक है, मतलब जानबूझ के बुलावा देना मुसीबत को। चलिए यहाँ पे ना एक 4 आपका देखिएगा कि ए बी और सी डी ऑप्शन है। इस सेंटेंस की यानी कि जो वाक्य है इसमें बताना है कि क्या गड़बड़ी है, क्या है, बताना है कि क्या गड़बड़ी है। मेरे लिए 1 गिलास दूध पर्याप्त है, क्या है, पर्याप्त है, तो यहाँ पे गलत है, क्या हो गया, यहाँ पे पर्याप्त होना चाहिए कि पर्याप्त होना चाहिए, तो यहाँ पे पर्याप्त लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए था, पर्याप्त। अब पर्याप्त को भी सही से देख लीजिएगा ना, तो पता चला कि पर्याप्त को गलती लिख रहे हैं, तो सही से पर्याप्त ऐसे लिखाता है, ठीक है, तो पर्याप्त। तो मेरे लिए 1 गिलास दूध पर्याप्त है, आपका सी में गड़बड़ी हो गया, तो पर्याप्त ऐसे सही कीजिएगा, सही हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय किसान आजीवन जीवन भर कठोर परिश्रम करता है। देखिए यहाँ पे सुपर फ्लुअस है, फ्लुअस मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, यूज है। आजीवन का मतलब ही होता है, क्या होता है, आजीवन का मतलब ही होता है जीवन भर। बात समझ में आ गया। तो फिर से एक आजीवन या जीवन भर दोनों में से कोई एक ही वर्ड यूज होना चाहिए। आजीवन कठिन परिश्रम करता है या जीवन भर कठिन परिश्रम करता है, दोनों में से कोई एक ही चीज़ होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है। आजीवन में कौन समास है, तो आजीवन में अव्यय भाव समास है, क्या है, अव्यय भाव समास, याद रखिएगा। तो आपका आंसर बी हो गया, गड़बड़ी इसी में है, आजीवन नहीं होना चाहिए तो जीवन भर नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं हो सकता है, ठीक है, दोनों में से एक ही होगा कोई, ठीक है। आजीवन में अव्यय भाव समास है, क्यों, आ इसके पहले एक अव्यय वर्ड लगा है। अव्यय मतलब जिसका किसी भी लिंग वचन काल में चेंज नहीं होता है। लोगों के बहुत आग्रह पर उन्होंने अपनी कविता स्वयं अपने आप पढ़कर सुनाई, तो गड़बड़ इसमें है। स्वयं का मतलब ही होता है अपने आप, तो 2 बार यूज नहीं कर सकते हैं आप, या तो अपने आप यूज कीजिए या तो स्वयं यूज कीजिए, तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे या तो स्वयं रखिएगा या तो अपने आप यूज कीजिएगा, तब आंसर जाकर सही होगा। तो ऑप्शन आपका सी में गड़बड़ी है, तो स्वयं होना चाहिए या तो अपने आप होना चाहिए, दोनों नहीं होगा, ठीक है। तो कैसा लगा बताइएगा, मजा आया। अब एक क्वेश्चन जो कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है, तो राष्ट्र कवि हम लोग रामधारी सिंह दिनकर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को बोलते हैं। दिनकर का कविता बहुत सारा जो याद था ना आपको, उर्वशी बताया था, इसको भूलिएगा मत, उर्वशी, उर्वशी आप लोग नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। उर्वशी अगर भूल गए तो भगवान माफ नहीं करेंगे।
अच्छा हाँ, लास्ट डे हुआ क्या था ना कि जिससे होता क्या है कि बहुत सारा चीज़ को अगर डिस्कस करता हूँ साथ में तो मुंह से कभी कभी कोई चीज़ ऐसा निकल जाता है ना जो कि निकलना नहीं चाहिए। जैसे लास्ट अगर मैं हिंदी का वीडियो देखिएगा तो वहाँ पे नागार्जुन को मैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोल दिया, तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था भाई। नागार्जुन को शेक्सपियर ऑफ इंडिया नहीं बोलते हैं, नागार्जुन को आइंस्टाइन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो बोलना था आइंस्टाइन, बोला गया शेक्सपियर। बात समझ में आया? तो नागार्जुन को आइंस्टाइन, INEINSTIN, तो आइंस्टाइन ऑफ इंडिया बोलते हैं कि नागार्जुन को। और अब शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो कालिदास को बोला जाता है। ठीक है, मेघदूतम, मेघदूतम लिखे हैं ना, वो कालिदास ही लिखे हैं। चलिए, तो आंसर आपका क्या हो गया? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का कामयानी बुक याद रखिएगा। चलिए, आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया सी, इनको राष्ट्र कवि बोला जाता है। दिनकर की प्रमुख रचनाएं देख लीजिए, यहाँ पे रेणुका है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है और उर्वशी 1961 का है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्र कवि है हमारे। अब प्रकृति के सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंद पंत को। क्या बोला जाता है? सुमित्रानंद पंत को। तो याद रखिएगा आंसर। देखिए, जयशंकर प्रसाद का एक कहानी था कामयानी, बताया था ना, कामयानी। तो याद रखिएगा इनके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बुक था परिमल। क्या था? परिमल, कुकुरमुत्ता, ये सब कुछ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखे हैं। ये अपना राइटिंग ना निराला के नाम से लिखते हैं, तो निराला के नाम से फेमस है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महादेवी वर्मा का बुक में लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, लास्ट स्लाइड क्या, लास्ट वीडियो में क्या था? अमृत संचय और दीपशिखा, इनका बुक है, याद रखिएगा। ठीक है, और हाँ, कुछ अगर आगे स्लाइड में है कि नहीं है, हाँ देखिए, जो भी सुमित्रानंद पंत हैं, ठीक है, जो क्या है हमारे प्रकृति के सुकुमार कवि इनको कहा जाता है। उनका कुछ कुछ रचनाएं देख लीजिए, पल्लव, ठीक है, चितंबरा और रश्मिबंध। ठीक है, याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि चितंबरा जो बुक के लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है 1969। आपको मालूम है ना, साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो ज्ञानपीठ अवार्ड है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है से इनको मिल चुका है चितंबरा के लिए, सुमित्रानंद पंत को। समझ चुके ना? तो इंपॉर्टेंट बहुत बुक है चिदम्बरा, तो भूलिएगा नहीं, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावन ऋतु हम पे। तो इसमें देखिए गोपियों का प्रेम उमाड़ा गया है कृष्ण के प्रति, तो यहाँ पे श्रृंगार रस है। क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। अस्थायी भावों की कुल संख्या 33 है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ गए, कृष्ण का के प्रति गोपियों के द्वारा प्रेम उमड़ा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। ठीक है, रति। ठीक है, तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है, याद रखिएगा इसको। अस्थायी भाव की कुल संख्या 33, बता दिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वीर रस का अस्थायी भाव। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का अस्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। ठीक है, रति तो बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बन रघुर विमशेष जस जो दायक फलचारी। इसमें क्या उनसा छंद है बताइए? ठीक है, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? हनुमान चालीसा, उसी में मिलेगा आपको। तो ये जैसे दोहा है, क्या है? दोहा है हनुमान चालीसा में। ठीक है, तो ये दोहा है। दोहा सोठा चौपाई क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ, आज फिर से डिस्कस कर देता हूँ, देख लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले आते हैं दोहा के बारे में। तो दोहा एक 4 चरणों वाला मात्रिक छंद है। इसके विषम चरण में, विषम मतलब फर्स्ट और थर्ड में 13 मात्रा होता है, और सम यानी कि सेकेंड और फोर्थ में क्या होता है? 11 मात्रा होता है, यानी कि 13-11 पे यति होता है। यति मतलब फुल स्टॉप ऐसे वाला होता है, हिंदी में फुल स्टॉप ऐसे, उसको यति बोला जाता है। ये होता है दोहा। चौपाई क्या होता है? चौपाई 4 चरण का होता है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होता है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और सोठा जस्ट देखिएगा कि दोहा का उल्टा है। इसका जस्ट जो विषम चरण में 13-13 मात्रा, विषम चरण में 11-11 मात्रा होगा, ठीक है, और सम चरण में 13-13 मात्रा होगा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ चुका है ना? तो यही सारा चीज़ है। बाकी विषम चरणों के अंत में गुरु और लघु की मात्रा होता है। गुरु क्या होता है? जब 2 मात्रा मिलता है तब जाके एक बड़ी मात्रा बनता है, तो उसको गुरु बोला जाता है। और जिसमें एक ही मात्रा होता है सिर्फ, उसको हम लोग लघु बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये लघु और एक गुरु होता है। ठीक है, एक मात्रा और लघु, 2 और 1 से ज़्यादा मात्रा होता है वहाँ पे गुरु होता है। ठीक है, ये होता है। तो सोठा, चौपाई, दोहा, इस तरह अच्छा से याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होगा तब एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, समझ में आ जाएगा। तो आपका जो दिखा था बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये दोहा है, इसको डायरेक्ट भी आप लोग जानते हैं, पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला था? तो छंद और रस आप लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, वो सबसे पहले जो है से ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिला था।
कहाँ मिला था? ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद की रचना कौन किए थे? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भूल गए? ऋग्वेद को देखिएगा, टाइम पीरियड जो है 1500 से 600 BC था ना ऋग्वेद का टाइम पीरियड। ऋग्वेद दो पार्ट में है ना, एक पहला तो प्रारंभिक जो है से मतलब वैदिक काल है, फिर उत्तर वैदिक काल होता है। ठीक है, 1500 से 1000 को प्रारंभिक बोलते हैं और उत्तर को बोलते हैं 1000 से 600 BC को। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल होता है और ऋग्वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र किए थे, भूलिएगा मत। सिर्फ विश्वामित्र ही नहीं किए थे, ठीक है, बहुत सारे लोग मिलकर ऋग्वेद की रचना किए हैं। ठीक है, टोटल 18 मंडल है ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ चुका होगा आपको सारा चीज़। तो यही सारा क्वेश्चन और है थोड़ा बहुत। पूर्व पदार्थ प्रधान होता है, पूर्व पदार्थ मतलब पूर्व पद प्रधान किस में होता है? तो मैं तो अभी बताया था ना कि अव्ययभाव समास में जो है, हमको लगा ना कि आज लास्ट क्वेश्चन हो गया लास्ट नहीं है। पूर्व पदार्थ जो है उसमें कौन सा समास है? तो उसमें अव्ययभाव है। क्या है? अव्ययभाव समास होता है। मतलब पूर्व पदार्थ, देखिए पूर्व पदार्थ में समास नहीं है, पूर्व पदार्थ प्रधान मतलब जिसमें पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होता है उसमें अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, पूर्व पदार्थ प्रधान होता है वहाँ पे अव्ययभाव यानी कि पहला पद जिसमें प्रधान हो अव्ययभाव। द्वंद्व समास बताया था ना, फिर दोनों पद प्रधान। बहुव्रीहि में क्या होता है कि उस समास विग्रह करने के बाद देखिएगा कि उसका मीनिंग अलग आएगा। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, चलिए, आंसर आपका पहला पद प्रधान अव्ययभाव। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, समझ चुके हैं। उत्तर रामचरितम क्या है? उत्तर रामचरितम किसकी कृति है? तो भूति की है रचना। क्या है? भूति की। एक ना किरातु जूर्नियम नाम सुने हैं? बताइए तो कमेंट बॉक्स में जरा, किरातु जूर्नियम जो है से किसका रचना है? अगले दिन मैं बताऊंगा इसके बारे में। उत्तर रामचरित जो है से भूति लिखे हैं। फॉर द टाइमिंग इसका आंसर याद रखिएगा। और रामचरित मानस होता है ना, रामचरित्र मानस नहीं होता है, रामचरित्र मानस, रामचरित मानस। सब कोई चरित्र बोलता है ना, थोड़ा सा आदत है। ठीक है, तो ऐसे मत बोलिएगा। उत्तर रामचरितम भूति के द्वारा रचना किया गया है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन कौन है? तो य र ल व को अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं य र ल व को। फिर आता है आपका ऊष्म व्यंजन कौन है? क्या है? ऊष्म व्यंजन कौन है? तो देखिए तलाबे सा मूर्धन सा दन सा ह, तो इसको याद रखिएगा, इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन हो गया। अब एक संयुक्त व्यंजन बताता हूँ आपके लिए, इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन देखिएगा, दो व्यंजन को बना के बनता है, मिला के बनता है। टोटल 4 संयुक्त व्यंजन है। क्या लिख रहा हूँ यार, संयुग्या छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है, अब एक स्र होता है ना, स्र। संयुग्या छ किसे मिला है? क और स से मिलकर बना है। त्र किसे मिला है? त और र से। ज्ञ किसे मिला है? ग य से। ठीक है, और स्र किसे मिला है? स और र से मिलकर बना है। तो दो वर्ण मिलकर बना तो क्या बन गया? संयुक्त व्यंजन हो गया। समझ चुके हैं ना? तो उसमें व्यंजन ये होता है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन आप लोग, और अंतस्थ व्यंजन देख लीजिए, य र ल व। ठीक है, तलाबे सा मूर्धन सा दन सा ह, ये हो गया आपका ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बता ही दिया। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नायक का होगा संधि विच्छेद नय जोड़ अक। क्या होगा? नय जोड़ अक, ये होगा नायक का संधि विच्छेद। समझ गए? लास्ट में फुल स्टॉप क्यों है? ये थोड़ा ना संस्कृत वर्ड इसको लिखा गया, इसीलिए ऐसे लिखा है। नय जोड़ अक होगा नायक। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन बताइए, इतना तो पढ़ा दिया हूँ ना, नायक में कौन सा संधि है? स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, या व्यंजन संधि है? अब अगर स्वर संधि है तो इसमें कौन सा प्रकार है? बताइएगा जरा थोड़ा सा। ठीक है ठीक है, तो बताइए तो थोड़ा सा कि नायक में कौन सा संधि है? संधि विच्छेद नय जोड़ अक हो गया। जलनिधि का पर्याय शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जलनिधि का मतलब होता है आपका समुद्र। क्या होता है? समुद्र। समझ चुके हैं? चलिए, संस्कृत से है इसीलिए थोड़ा सा इसको क्या दे दिया है आपका, जो है विसर्ग दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो समुद्र हो गया जलनिधि का अर्थ। तो यही सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बता सकते हैं। यहाँ तक पहुँच चुके होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो गया होगा, यह लेक्चर आपको पता चल गया होगा। बाकी लर्नर्स ग्राज एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए यार, कैसा लगता है। ठीक है, तो बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।